हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। तो पिछली क्लास में हमने कूलम के बारे में जाना। भैया कूलम भैया ने हमें क्या बताया, ये चीज बताई। उन्होंने कहा कोई भी दो चार्जेस जो किसी डिस्टेंस से सेपरेटेड होते हैं उनके बीच में जो फोर्स लग रहा है ना, मैं बताऊंगा उसका मैग्नीट्यूड और तुम्हें उसके बदले मेरी इज्जत करनी पड़ेगी। तो इसीलिए कूलम की इज्जत है। कूलम ने भाई साहब ने क्या बताया, इन्होंने कहा द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन एनी टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस। ये टू की स्पेलिंग गलत होगी यहाँ पे, दिस इज TWO। देख लो, टीचर है तो यहाँ पे भी अपनी बनाई पीडीएफ में गलती दिख रही है हमें, कुछ तो बात है। चलो ठीक है। टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। F इज इक्वल टू KQ1Q2 अपॉन R स्क्वायर बता चुके हैं, K की वैल्यू बता चुके हैं, यूनिट बता चुके हैं, E नॉट जो होता है वो परमिटिविटी होती है। ये हमारा आज का टॉपिक होगा। उससे पहले कुछ बेसिक चीजें जान लेते हैं, जैसे कि आपके सामने एक छोटी सी चीज आई थी, दैट व्हाट आर लिमिटेशंस ऑफ कूलम्स लॉ। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत क्या इंपॉर्टेंट तो नहीं, जानने के लिए बच्चों के लिए सिर्फ इंपॉर्टेंट है। पेपर में तो कम ही आता है, ऐसा कुछ पूछा नहीं गया कभी। सबसे पहली बात बेटा, यहाँ पे लिमिटेशन बड़ी प्यारी प्यारी लिख दी। चार्ज मस्ट बी एट रेस्ट, मस्ट बी पॉइंट चार्ज, सेपरेशन मस्ट बी ग्रेटर देन द न्यूक्लियर साइज। तीन चीजें लिख दी आपको। अब बात आती है कि भैया इनका मतलब क्यों, वेट बट व्हाई, पूछना पड़ेगा ना। अब आप लोग तो पूछ नहीं सकते, तो हम खुद ही बता देते हैं। और उसमें क्या है कि चार्ज मस्ट बी एट रेस्ट, सबसे पहला कंसेप्ट आपको बोल दिया गया है कि भैया चार्ज जो है ना वो रेस्ट पे रहना चाहिए। हर एक चीज का एक एक्सप्लेनेशन होना चाहिए। कोशिश करेंगे आपको समझाने की, जितना हमें आता है उतना आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो चार्ज जब आपको बोला जाता है मस्ट बी एट रेस्ट, चार्ज रेस्ट पर रहना चाहिए। क्या होगा अगर चार्ज मोशन में होगा? देखिए इसे एक चीज समझ लीजिए, अभी के लिए सिर्फ इतना मान लीजिए, मैं आपको इतना ही बता सकता हूं। जब चार्ज मोशन में होता है तो उससे रिलेटेड जो फील्ड्स हैं और उससे रिलेटेड जो फोर्सेस हैं वो सब चेंज कर जाते हैं। जब चार्ज मोशन में आ जाएगा तो उसके आसपास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स बन जाती हैं। ये भी कुछ कंडीशंस में बनेगी, हर बार नहीं, कुछ कंडीशंस में। वो हम आपको पढ़ाएंगे मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर में। जब आपका मैग्नेटिक वो शुरू होगा ना इफेक्ट, उसमें हम पढ़ेंगे। तो इसलिए मान लीजिए चार्ज जब मोशन में आ जाता है तो उससे रिलेटेड कुछ फील्ड्स चेंज कर जाती हैं और उन फील्ड्स की वजह से जो फोर्सेस है वो भी चेंज कर जाते हैं, फोर्सेस चेंज कर जाते हैं। तो इसीलिए जब चार्ज मोशन में आ जाएगा या चार्जेस मोशन में आ जाएंगे तो उस टाइम पर आपको क्या देखने को मिलेगा कि जो फोर्स कूलम निकाला था, कूलम ने जो फोर्स निकाला था, वो जो फोर्स था वैसा फोर्स यहां पर नहीं लग रहा है। उसके साथ कुछ एडिशनल फोर्सेस लग जाएंगे और आप एक्यूरेट रिजल्ट्स नहीं निकाल पाएंगे। इसीलिए हम कहते हैं चार्ज जो है वो किस पे रहना चाहिए भैया, रेस्ट पे रहना चाहिए। कूलम ने बोला है, कूलम ने कहा मैंने जैसे एक्सपेरिमेंट करा, मेरी चीजें मानोगे तभी तो तुम्हारा मेरे जैसा रिजल्ट आएगा। अब तुम कुछ भी बाहर बकैती कराओ, कुछ भी तुम एक्सपेरिमेंट कराओ और मत्था बिल मेरे मत्थे फाड़ दो, ऐसे तो नहीं हो सकता ना। तो कूलम ने कहा कि भैया मेरी ये कुछ लिमिटेशंस हैं, या फिर एक तरीके से मान लो मेरी ये कंडीशंस है। हम इन्हें लिमिटेशन मान रहे हैं, असली में कूलम भाई ने इन्हें कंडीशन बताया था। उन्होंने कहा था दीज आर कंडीशंस, इफ यू फॉलो दिस कंडीशंस, इन प्रिस्क्रिप्शंस के अंदर रहोगे तो मेरे रिजल्ट्स एक्यूरेट रहेंगे। इनसे बाहर निकलने की कोशिश करोगे तो मेरे रिजल्ट डेविएट करेंगे। उस टाइम पे मुझे कुछ मत बोलना। इसीलिए हमने इंसानी रूप है ना क्या बना दिया, लिमिटेशन हमने कह दिया। कूलम की लिमिटेशन थी भाई साहब, लिमिटेशन नहीं थी, उनके कंडीशंस थी। हम कूलम को इज्जत देंगे, हम कहेंगे ये कूलम्स की क्या है, कंडीशंस है। इन कंडीशंस के अंदर अगर रहोगे तो चीज वैलिड रहेगी। आगे बात करते हैं मस्ट बी पॉइंट चार्ज। देखिए पॉइंट चार्ज अगर नहीं हुआ और अगर बॉडी बड़ी हुई, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपके सामने बोलूं, मैंने ऐसे मान लीजिए रॉड बना दी और इस पर ऐसे पूरी रॉड पर पॉजिटिव चार्ज अलग अलग बना दिए, ऐसे स्प्रेड हो रखा है। एक चार्ज नहीं है, मल्टीपल चार्जेस है, पॉइंट चार्ज नहीं है। चार्ज किसी एरिया पर या किसी वॉल्यूम पर या किसी सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो उस टाइम पर जब आप फोर्स की बात करेंगे, जैसे मान लीजिए ये रहा एक चार्ज, एक प्लस क्यू रखा है, इस पर अगर मैं देखूंगा बेटा, देखिए हर जगह जो आर की वैल्यू है वो क्या करती जा रही है, चेंज करती जा रही है। सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होता है ना, तो ये पूरी बॉडी पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। इंडिविजुअली सबसे फोर्स निकालोगे या फिर इस पूरी बॉडी में चार्ज को कहां डिस्ट्रीब्यूट करें, कहां उसका सेंटर माने, कहां से डिस्टेंस निकालोगे। इस पूरी बॉडी के सरफेस पे चार्ज है ना, इस सारे चार्ज को तुम कह दो सर ऐड कर दो और ऐड करके सेंटर पे रख दो। अरे भैया किसने कहा सेंटर पे रख दो, किसने कहा कि पूरा चार्ज जो है वो सेंटर की तरफ कंसेंट्रेट होगा। इसीलिए अगर बॉडीज की डायमेंशन ज्यादा है, बॉडीज की लेंथ बड़ी है, बॉडी पे चार्ज एरिया पे ट्रांसफर हो रखा है या फिर पूरी वॉल्यूम के अंदर चार्ज है, उस टाइम पर आप कूलम का फोर्स डायरेक्टली नहीं लगा सकते। देखिए डायरेक्टली नहीं लगा सकते, इसके लिए भी कंडीशन है। आगे जाके हम पढ़ेंगे कि ऐसी बॉडी से आप कैसे फोर्स निकाल सकते हो, स्फेरिकल बॉडी से कैसे फोर्स निकाल सकते हो, उसके लिए तरीका है। बट वो
कूलम के कंसेप्ट से नहीं निकलेगा, हम ये कह रहे हैं। जो कूलम का कंसेप्ट है ना, उसको मॉडिफाई करना पड़ेगा, फिर वो चीज को आप फॉलो अप कर सकते हैं। ये बच्चों वाला जो फॉर्मूला ना k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, ये सिर्फ दो चार्जेस के बीच है, इंडिविजुअली चार्जेस के बीच। तो इसीलिए अगर पॉइंट चार्ज नहीं हुआ तो वहां पर भी कूलम का कंसेप्ट थोड़ा बहुत क्या कर जाएगा, गड़बड़ा जाएगा। लास्ट में आते हैं सेपरेशन मस्ट बी ग्रेटर देन द न्यूक्लियर साइज। इसका कहने का मतलब क्या है, देखिए न्यूक्लियर साइज बहुत छोटी चीज है, ठीक है। जब न्यूक्लियस के साइज की बात कर रहे हैं आप, जब न्यूक्लियस के साइज को नापते हो तो वो बहुत छोटी यूनिट में जाता है, जैसे परमीमीटर में चला गया, एंगस्ट्रॉम्स में चला गया, छोटी यूनिट है। अब इतने डिस्टेंस से भी छोटे डिस्टेंस पर अगर आप दोनों चार्जेस को ले आओगे, हमारा कहने का मतलब क्या है, दो चार्जेस को अगर आप इतना ज्यादा पास ले आओ कि वो न्यूक्लियर साइज से भी कम डिस्टेंस पर आ जाए, तो उस टाइम पर ध्यान से सुनिएगा, ऐसे केस में जो न्यूक्लियर फोर्सेस होते हैं, एक अभी आप एक और टाइप के फोर्सेस पढ़ोगे, न्यूक्लियर फोर्सेस, जो न्यूक्लियर फोर्सेस होते हैं वो डोमिनेट कर जाते हैं किसके ऊपर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के ऊपर। देखो दो फोर्सेस लग रहे हैं, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स था तो दो चार्जेस को पास ला रहा था, जब पास लाता गया आप डिस्टेंस को कम करते चले गए, एक डिस्टेंस पर आकर अब न्यूक्लियर फोर्स, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे बात हो रही है, जो न्यूक्लियर फोर्स हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर डोमिनेट कर जाएंगे और वो दोनों चार्जेस को अब आगे मूव नहीं करने देंगे। दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियर फोर्स। इसीलिए सॉरी, कूलम कह रहे हैं कि अगर आपको मेरा लॉ फॉलो करना है तो जो दोनों चार्जेस के बीच में सेपरेशन है भैया, वो न्यूक्लियस के साइज से ज्यादा रखना। न्यूक्लियस का जो साइज है, न्यूक्लियर साइज, उससे ज्यादा डिस्टेंस रखना। उससे कम डिस्टेंस का रखोगे तो न्यूक्लियर फोर्सेस डोमिनेट कर जाएंगे मेरे वाले फोर्स पे, और मेरे वाला फोर्स फिर आपको पता नहीं चलेगा। आप कहोगे कि भैया हमारे हिसाब से तो अट्रैक्ट करना चाहिए था, ये तो रिपेल कर रहे हैं। वो न्यूक्लियर फोर्स की वजह से रिपेल कर रहे हैं, न्यूक्लियस जो है वो पास नहीं आने दे रहे, न्यूक्लियर रिपल्शन हो रहा है। और इसीलिए हम कहते हैं कि कूलम ने कह दिया पहले ही कि जो सेपरेशन मस्ट बी ग्रेटर देन द न्यूक्लियर साइज। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। चलिए ऐसा वाइंड अप करते हैं, अगले टॉपिक पे आते हैं। जो हमारा अगला टॉपिक है दैट इज परमिटिविटी, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है यार, इसको बड़े ध्यान से समझना। बच्चों के दिमाग में एंड तक इसके कंसेप्ट हो जाते हैं, बच्चे समझ नहीं पाते कि व्हाट इज परमिटिविटी। ठीक, ध्यान से समझेगा। देखिए नॉर्मल भाषा में बात करें, परमिट करने का मतलब क्या होता है, अलाउ करना। हम तो यही कहेंगे, अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि भैया मैं आपको परमिट कर रहा हूं किसी चीज के लिए, दैट मींस मैं आपको अलाउ कर रहा हूं, है ना। और उसके हिसाब से क्या होना चाहिए, अगर मैं कह रहा हूं, पहली बात तो ये समझिए परमिटिविटी किसकी प्रॉपर्टी है, यहां लिखा है देखिए, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम। जिस मीडियम में आप चार्जेस को रख रहे हो, यार देखो बड़ा सीधा सा लॉजिक है, मैं जिस मीडियम के अंदर दोनों चार्जेस को रख रहा हूं, उन चार्जेस के बीच में जो फोर्स बनेंगे, फोर्सेस अट्रैक्शन या रिपल्शन के, वो डिपेंड करेंगे मीडियम के ऊपर, कि भैया मीडियम कितना अलाउ कर रहा है इन फोर्सेस को बनने के लिए, राइट। और इसी बेसिस पर परमिटिविटी एक्सप्लेन होनी चाहिए थी। अगर हम कह रहे हैं परमिटिविटी ज्यादा है, परमिटिविटी ज्यादा होने का मतलब क्या है, आपके दिमाग में जो आएगा, आपके दिमाग में ये आएगा, परमिटिविटी ज्यादा होने का मतलब क्या है कि उन दोनों चार्जेस को मीडियम परमिट कर रहा है फोर्सेस बनाने के लिए, कि भैया एक दूसरे को अट्रैक्ट निकल, जो खेलना है खेल लो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कह रहा, अपने बस लड़ाई झगड़ा मत करना, अच्छा नहीं लगता, आपस में खेलना है जो खेल लो, है ना। बट यहां पर बेटा कुछ उल्टा है। जब हम परमिटिविटी को करेंगे ना, यहां पर परमिटिविटी को देखिए, इसीलिए मैंने साक्षात आपके लिए एक बड़ी सुंदर सी डेफिनेशन बनाई है, और उसमें मैंने लिखा है एबिलिटी ऑफ अ मीडियम टू रेजिस्ट द फॉर्मेशन ऑफ न्यू इलेक्ट्रिक फील्ड्स इन इट। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, याद रखना। परमिट कर रहे हैं, मीडियम परमिट कर रहा है, बट आपस में नहीं, मेरे साथ, मीडियम के साथ। ध्यान से सुनिए। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। क्लासरूम में बैठे, ठीक है, क्लासरूम में आप बैठे हो, आप देख रहे हो अभी तक कोई टीचर नहीं था, मीडियम जो था वो नॉर्मल था, आप लोग ही थे, ठीक। मीडियम की बात करें अभी के लिए, मीडियम जो है उसमें टीचर नहीं है, ठीक। क्लासरूम में आप अपने दोस्तों के साथ बैठे हैं, दोस्तनियों के साथ बैठे हैं, जिनके साथ भी बैठना है, आपस में बैठे गप्पे शप्पे लड़ा रहे हो, ठीक। भैया जैसी टीचर आया, अभी तक आपकी बॉन्डिंग बनी हुई थी, जैसे मान लीजिए आप अपने दोस्त के साथ बैठे हो, आप दोनों का अच्छा सा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बॉन्डिंग का कनेक्शन बना हुआ है। जैसी टीचर आया, मीडियम चेंज हो गया, मैं मीडियम हूं, ठीक। मैं आप दोनों के इस बॉन्ड को बनने के लिए अलाउ कर रहा हूं या नहीं, दिस इज कॉल्ड परमिटिविटी। अब अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि भैया मैंने इन दोनों को सेपरेट कर दिया, सेपरेट करने का मतलब क्या है, मैं आया, मैंने कहा कि भैया सब अलग अलग हो, आपस में कोई भी दोस्ती यारी, कोई भी बॉन्ड नहीं बनाएगा, जिसको भी बॉन्ड बनाना है मुझसे बनाओ, मैं खड़ा हूं यहां पे मेरे साथ। मतलब हम मीडियम की परमिटिविटी को कैसे जज करेंगे, ध्यान से सुनना बहुत, हम मीडियम की परमिटिविटी को ऐसे जज करेंगे कि भैया मीडियम कितना अलाउ कर रहा है अपने साथ बॉन्डिंग बनाने के लिए। मतलब अगर मैं दो चार्जेस जिनके बीच में पहले से कुछ फोर्स था, उन्हें मैं उठा के एक मीडियम में रख रहा हूं, और उस मीडियम ने उस फोर्स को खत्म कर दिया और उन चार्जेस के साथ खुद इंटरेक्ट करने लगा कि भैया मेरे साथ बात करो ना, आपस में क्यों कर रहे हो। दिस इज कॉल्ड परमिटिविटी। मतलब मैं कितना एक्टिव हूं,
कितना ज्यादा मैं बाकी बॉन्ड्स को ब्रेक करके अपने साथ उनके बॉन्ड्स बनवा रहा हूं, दिस इज कॉल्ड माई परमिटिविटी। ध्यान से समझिएगा, इसीलिए मैंने बोला एबिलिटी ऑफ अ मीडियम टू रेजिस्ट द फॉर्मेशन ऑफ न्यू फील्ड्स। मतलब अगर तुम किन्हीं दो चार्जेस को उठा के मेरे पास रख रहे हो तो मैं उनके बीच में बॉन्ड बनने को कितना रोक सकता हूं, रेजिस्ट कर सकता हूं, मैं कितना उसके साथ बॉन्ड बना सकता हूं। जैसे गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड, है ना। तो बेस्ट फ्रेंड की बात करें तो वो इन दोनों के बीच का जो बॉन्ड है उसको बनने से क्या करता है, रेजिस्ट करता है। तो कितना ज्यादा रेजिस्ट करेगा उतना ज्यादा बेस्ट फ्रेंड जो है उसकी क्या होगी, परमिटिविटी होगी। ये समझिए, बस इतनी सी बात है। ये तो आप बड़े अच्छे से समझ गए होंगे, है ना, सब इस चीज से गुजरे हैं। तो दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स है उसे बनने के लिए मैं कितना परमिट कर रहा हूं, मतलब उसे ब्रेक करने में मैं कितना परमिट कर रहा हूं, दैट इज कॉल्ड माय परमिटिविटी। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, इस चीज से अगर आपको समझ आया होगा तो मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूंगा और उसी के बेसिस पर आप आंसर करने की कोशिश करना। एंड द क्वेश्चन इज, 1 मिनट, क्वेश्चन आपसे बोल रहा है, ठीक है, हाँ, क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि ये भैया ये रहे दो चार्जेस, ठीक है, ये रहा Q1 और ये रहा Q2, इन दोनों को आपने रखा हुआ था एक मीडियम में, ये रहा R, ठीक, ये अभी एक मीडियम है, ये कोई मीडियम है, मीडियम 1, ठीक, इनको उठाकर मैंने एक दूसरे मीडियम में रख दिया, ये रहा Q1, Q2, और ये जो मीडियम है ये दूसरा है मीडियम 2। अब अगर मैं आपसे कह रहा हूं जब मैंने इन्हें उठा के मीडियम 2 में रखा तो मीडियम 2 ने Q1 के साथ खुद बॉन्ड बना लिया, Q2 के साथ भी खुद बॉन्ड बना लिया, और इन दोनों का आपस में जो इनके बीच में फोर्स था उसे खत्म कर दिया, तो मीडियम 2 जो है ना उसकी, गाली नहीं देनी, उसकी परमिटिविटी जो है वो ज्यादा होगी। परमिटिविटी ज्यादा कैसे है, इसने परमिट करा बट उन दोनों को आपस में फोर्स बनाने के लिए नहीं, अपने साथ फोर्स बनाने के लिए। तो जो मीडियम जितना ज्यादा परमिट करता है चार्जेस को पकड़ने में और अपने साथ बॉन्ड बनाने में, उसकी परमिटिविटी ज्यादा होती है। इसी बेसिस पर आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा और आप समझने की कोशिश करना। ये क्वेश्चन देखें, यहां पर भी है, इसको यहीं पे समझाते हैं आपको। जब आप ये वर्कशीट देखेंगे तो इसमें आपको यहां पर एक क्वेश्चन मिलेगा, ये मैंने ऐड करा अलग से, ये रहा, ये देखिए, अ फोर्स F इज एक्टिंग बिटवीन टू चार्जेस प्लेस्ड सम डिस्टेंस अपार्ट इन वैक्यूम। अब ध्यान से सुनते जाइएगा, सॉरी, इनको हमने वैक्यूम में रखा है, दो चार्जेस हैं जो सेपरेट कर रखे हैं, इन्हें हमने किस में रखा हुआ है, वैक्यूम में। बहुत ध्यान से देखिएगा, जैसे मान लेते हैं ये लीजिए, ये रहा प्लस Q, ये रहा माइनस Q, और इस टाइम इनके बीच में जिस मीडियम में आपने इन्हें रखा है वो है वैक्यूम, ठीक है, वैक्यूम, ठीक। अब हमने क्या करा, इनके बीच में एक ब्रास रॉड को रख दिया। अब ध्यान से देखिएगा, ब्रास रॉड रखने से आपने क्या कांड कर दिया, ये देखिए, ये रहा प्लस Q माइनस Q, और ये रख दिया आपने एक रॉड, टच नहीं करी है, बस रखी है। आपने इन दोनों के बीच का मीडियम चेंज कर दिया। पहले इनके बीच में मीडियम कौन था, वैक्यूम। उस टाइम पे जो इनके बीच में फोर्स लग रहा था वो था F। ये आपसे पूछ रहे भैया उस फोर्स पर क्या फर्क पड़ेगा। देखो कुछ लॉजिक नहीं लगाना है, दिमाग लगाना है बस बेसिक। और दिमाग क्या लगाना है, मैं जैसी मेटल की रॉड को रखूंगा, बेटा मेटल की रॉड क्या है, कंडक्टर है, कंडक्टर है तो उसके अंदर चार्जेस इंड्यूस हो सकते हैं। अभी इंडक्शन पड़ा था, वो जब गुब्बारा घुमा रहा था तुम्हारे सामने बॉल के लिए, अब इंड्यूस हो सकता है। तो ये पॉजिटिव जो है ये मेटल कंडक्टर के अंदर नेगेटिव को एक तरफ ले आएगा, यहां पर आ जाएगा आपका कौन सा चार्ज, नेगेटिव चार्ज। दूसरी तरफ अपने आप कौन सा अपीयर हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब भैया ये पॉजिटिव इस नेगेटिव के साथ फोर्स बनाने लगेगा, ये नेगेटिव इस पॉजिटिव के साथ फोर्स बनाने लगेगा, और जो इनके बीच का आपस का फोर्स था उसका बैंगन हो जाएगा, आई, ये हो गया। तो मतलब जो फोर्स इनके बीच में पहले लग रहा था उस फोर्स को गिरा दिया गया है, नए फोर्सेस बनने नहीं दिए। जैसी आपने मेटेलिक रॉड रख दी उसने पुराने फोर्स को खत्म कर दिया और अपने साथ फोर्स बना लिए। यही मीडियम की क्या होती है, परमिटिविटी। तो हम यहां से एक स्टेटमेंट आपको बता देंगे कि मेटल जो होते हैं उनकी परमिटिविटी बहुत ज्यादा क्या होती है, हाई होती है, बहुत हाई होती है। और एक चीज याद रखेंगे, जितनी ज्यादा परमिटिविटी फोर्स उतना गिरता चला जाएगा। कौन से फोर्स की बात हो रही है, पुराने फोर्स की। अगर मैं मीडियम चेंज करता हूं तो जो पहले फोर्स एग्जिस्ट कर रहा था, अगर मीडियम की परमिटिविटी ज्यादा है तो वो उस फोर्स को कम कर देगा। कैसे करा, देखो ऐसे। अब वो मीडियम की एबिलिटी है कि वो क्या कर सकता है। यही क्वेश्चन एक आपके सामने देखिए, क्वेश्चन नहीं, इसी चीज को आपके सामने ऐसे भी रखा जाता है। यहां पर मैंने देखिए लिखवाया भी था, जहां परमिटिविटी है, यहां पर एक छोटी सी स्टेटमेंट लिखी हुई है आपके लिए, ये देखिए जरा यहाँ पे। यहां पर हम कह रहे हैं जो वाटर है उसकी परमिटिविटी 80 है, जो एयर है उसकी परमिटिविटी 1 है।
ठीक, अब पहले तो एक चीज समझेगा, देखिए ध्यान से सुनिएगा, जो वैक्यूम है ना उसकी परमिटिविटी सबसे कम है, मतलब वो सब चीज सारे बॉन्ड बनने में अलाउ करता है, उसकी परमिटिविटी एग्जैक्टली क्या है 1। एक कंसेप्ट है रिलेटिव परमिटिविटी, देखिए याद करिए जैसे आप डेंसिटी पढ़ते थे, अब मैं हर एक की तो डेंसिटी निकाल नहीं सकता, इसीलिए हम डेंसिटी को विद रिस्पेक्ट टू निकालते हैं, राइट। याद करो रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू वाटर। ऐसे ही यहां पर जब आप रिलेटिव परमिटिविटी की बात करेंगे तो उसको डिनोट करा जाता है ER से, और वो बराबर होता है परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस का मतलब होता है वैक्यूम, वैक्यूम या इसी को आप क्या कहते हैं फ्री स्पेस, क्योंकि फ्री स्पेस की जो परमिटिविटी है उसे हमने क्या निकाला है 1, तो उसके रिस्पेक्ट में मैं मीडियम की परमिटिविटी निकालता हूं। जब मैं आपसे बोलता हूं वाटर की परमिटिविटी 80 है, देन वी आर टॉकिंग अबाउट रिलेटिव परमिटिविटी, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं रिलेटिव परमिटिविटी 80 है, ये परमिटिविटी ऑफ वाटर है, सॉरी जब आप इसको देखेंगे ये परमिटिविटी ऑफ वाटर है और नीचे परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसको यहां मल्टीप्लाई कर दो तो इसका मतलब वाटर की परमिटिविटी 80 गुना ज्यादा है एज कंपेयर टू दैट ऑफ फ्री स्पेस। जब आप एयर की बात करते हैं तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो एयर की परमिटिविटी है वो 1.00054 टाइम्स ज्यादा है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस से, इसीलिए एयर की परमिटिविटी और फ्री स्पेस की परमिटिविटी को हम 1 ही मान लेते हैं। देखो 1.00054 है, बहुत बड़ी यूनिट है, बहुत आगे उसके बाद बहुत बड़ी वैल्यू है, तो इसीलिए इसको हम इग्नोर कर देते हैं और सिर्फ क्या मान लेते हैं 1। एयर और वैक्यूम की परमिटिविटी को हमने 1 माना, बाकी सब जो है वो रिलेटिव है। अब आप कह रहे हो वाटर 80 गुना ज्यादा परमिटिविटी प्रोवाइड कर रहा है, कैसे, ध्यान से समझेगा। एयर एक इंसुलेटर है, बट जब आप वाटर की बात करते हो तो वाटर के अंदर भी कुछ ऐसा हो रहा है जान पहचान का, ध्यान से देखिएगा, इस चीज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जब आप वाटर की बात करते हैं ना तो वाटर क्या करता है, ध्यान से देखिए, वाटर के अंदर आपको पता होगा बेटा, आपने अपनी केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, वाटर जो होता है उसका मॉलिक्यूल क्या बनाता है, डाइपोल। डाइपोल बोले तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एक तरफ है और हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल जैसे दूसरी तरफ है, इनके सेंटर्स कोइंसाइड नहीं करते, पॉजिटिव का और नेगेटिव का सेंटर कोइंसाइड नहीं करता, ये एक डाइपोल फॉर्मेशन है। अब यही चीज होती है, इसको अगर मैं ऐसे दिखाऊं तो पानी का मॉलिक्यूल कुछ ऐसा दिखता है, +2 और -2 ऐसा बना दिखेगा। अब जब मैं किसी चार्ज को उठा के पानी के अंदर रख देता हूं तो देखो ये पॉजिटिव है ना, इसको चारों तरफ से पानी के मॉलिक्यूल हिंडर कर लेते हैं, पॉजिटिव को नेगेटिव, मतलब इसको ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल हिंडर कर लेंगे, मतलब पानी का ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल इस तरफ आ जाएगा, हाइड्रोजन ऊपर की तरफ, नेगेटिव वाले में इधर की तरफ सारा पॉजिटिव आ जाएगा और ऊपर की तरफ यहाँ पे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल होंगे, यहाँ पर ऊपर की तरफ यहाँ पे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल होंगे। तो जैसे ही आपने इन चार्जेस को उठा के पानी के अंदर रखा तो पानी ने इनके बीच का जो फोर्स था उसे खत्म कर दिया और खुद उसके चार्जेस के साथ इंटरेक्ट करने लग पड़ा। तो इसीलिए आप ये कह सकते हो, अब हमने अभी पढ़ा था, अगर फोर्स को ब्रेक कर दे तो परमिटिविटी मीडियम की ज्यादा, इसीलिए जो वाटर की परमिटिविटी है वो ज्यादा है। कितना गुना ज्यादा है, 80 गुना ज्यादा है एज कंपेयर टू दैट ऑफ एयर और फ्री स्पेस। होप आपको ये चीज समझ आई हो। परमिटिविटी के बारे में हमने पढ़ा है, परमिटिविटी के बारे में हमने जाना है, कूलम फोर्स हम जान चुके हैं, परमिटिविटी हम जान चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड्स के बारे में और उसके बाद हम पढ़ेंगे कुछ क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पहली बात तो बहुत टाइम से कुछ क्वेश्चन नहीं करे, आग मच रही है अब तो कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, परमिटिविटी के बारे में देखेंगे थोड़ा बहुत और बाकी हम जानेंगे आगे इलेक्ट्रिक फील्ड्स के बारे में। जुड़े रहिए, कोई भी डाउट हो पूछते रहिए।